नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चीन ने बुधवार को कहा कि सीमा पर हालात सामान्य बनाने के मकसद से 6 जून को दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच हुई सकारात्मक बातचीत के आधार पर भारतीय और चीनी सैनिकों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इस बारे में बताया। एक दिन पहले नई दिल्ली में अधिकारियों ने कहा कि बुधवार को सैन्य वार्ता के दूसरे दौर के पहले शांतिपूर्ण तरीके से सीमा गतिरोध को खत्म करने के इरादे से भारत और चीन की सेना ने पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाके से पीछे हटने का फैसला किया है। हालांकि चीन ने इस बात की पुष्टि नहीं की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीनी घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चीनी घुस आए और लद्दाख में हमारी जमीन कब्जा ली। इस बीच पीएम मोदी बिल्कुल चुप हैं और सीन से गायब हो गए हैं। बता दें, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता लगातार सरकार से चीनी घुसपैठ को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर चीन को लेकर लगातार ट्वीट करके सवाल पूछने पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ये वही व्यक्ति हैं जो बालाकोट एयर स्ट्राइक का भी सबूत मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि चीन से मुद्दे पर ट्विटर पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। इसके अलावा लद्दाख से बीजेपी सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल ने राहुल गांधी को जवाब दिया। उन्होंने एक नक्शा ट्वीट कर लिखा कि हाँ, चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा किया है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में अब तक 11 लाख श्रमिक वापस आ चुके हैं और 30,000 अभी आने बाकी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी श्रमिक ट्रेनों को कोरोना एक्सप्रेस नहीं बोला, ये तो जनता थी जिसने ये कहा। भारत में बीते 24 घंटों में 9,985 नए मामले सामने आए हैं और 279 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,76,583 हो गया है, जिनमें से 1,33,632 सक्रिय मामले हैं और 7,745 लोग ठीक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 72,69,974 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 4,11,953 है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के अनुसार 36 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में पहली बार कोरोना ग्रस्त होकर ठीक हो चुके लोगों की संख्या एक्टिव मामलों से ज्यादा हो गई है। बुधवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के कुल 1,33,632 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 1,35,206 मरीजों का इलाज कर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, जो दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों, क्लिनिक और नर्सिंग होम को अपनी बिल्डिंग के बाहर एक LED बोर्ड के माध्यम से बड़े बड़े अक्षरों में बेड की उपलब्धता दिखाने का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल के आदेश के अनुसार अस्पताल प्रबंधन को यह बताना भी अनिवार्य होगा कि अस्पताल में इलाज का खर्च कितना होगा और भर्ती होने के लिए किनसे संपर्क करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5 लाख से ज्यादा केस आने संभव हैं। ऐसे में हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पतालों को लेकर दिए गए LG और केंद्र के आदेश को लागू किया जाएगा। हमें एक दूसरे से नहीं, मिलकर कोरोना से लड़ना है। ये समय असहमति जताने का नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दिल्ली में बेड की कमी ना हो। हैदराबाद स्थित गांधी जनरल अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीज के परिजनों द्वारा चिकित्सकों से मारपीट किए जाने के मामले में डॉक्टर अब विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में मंगलवार को 55 साल के एक कोरोना संक्रमित की मौत के बाद उनके परिजन नाराज हो गए और उन्होंने चिकित्सकों पर हमला कर दिया। इस मारपीट में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को चोटें भी आईं। मारपीट से नाराज चिकित्सक अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक शख्स को जमानत देते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने सुस्ती और खीज का माहौल बना दिया है। ऐसा कोर्ट ने इसलिए कहा क्योंकि इस शख्स को कर्फ्यू के दौरान मुंबई पुलिस ने दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में टहलते हुए गिरफ्तार किया था। शख्स से ये पूछने पर कि वो रात में क्यों घूम रहे हैं, शख्स ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। बाद में पता चला कि शख्स की मानसिक स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। वो एक आर्किटेक्चर है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से खींच चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार गोवंशीय पशुओं की रक्षा और गोकशी की घटनाओं से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए अब और सख्ती करने जा रही है। इसके तहत इस तरह के अपराधों को संज्ञेय व गैर जमानती बनाया जाएगा। दंड व जुर्माने को भी बढ़ाया जाएगा। गोकशी करने पर अब 10 साल तक की सजा होगी। अभी तक गोवंश को नुकसान पहुंचाने पर सजा का प्रावधान नहीं था। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में आज बेरोजगारी आत्महत्याओं के रूप में एक भयावह समस्या बन गई है। कोरोना के सच को झुठलाकर चुनाव में व्यस्त हो गई बीजेपी बेरोजगारी व भुखमरी को जब समस्या ही नहीं मान रही है तो समाधान क्या करेगी। बिहार चुनाव आते ही कुछ दिनों बाद तो प्रदेश के स्टार प्रचारक भी उड़ चलेंगे।
भारत में लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल की कीमत में 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 45 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 73 रुपए से बढ़कर 73.40 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह डीजल की कीमत 71.17 से बढ़कर 71.62 रुपए लीटर हो गई है। जिस वक्त अमेरिका समेत पूरी दुनिया में नस्ल भेद को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान रहे डैरेन सैमी ने भारत में आईपीएल के दौरान उनके साथ हुए कथित नस्ल भेद को लेकर अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने कहा कि उनके साथ टीम वाले उनको कालू कहकर बुलाते थे और जब वो ऐसा करते थे तो साथ वाले हंसते थे। सैमी कहते हैं कि मुझे लगता था कि इसका मतलब मजबूत घोड़ा या ऐसा कुछ होता होगा और मेरी क्रिकेट टीम के लोग हंस रहे हैं तो जरूर कुछ मजाकिया होता होगा। सैमी ने कहा कि आप जानते हैं आप कौन हैं, मैं आप लोगों को अपना भाई समझता था। नस्लवाद पर वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर डोवेन ब्रावो ने पहली बार अपनी बात रखी है। उन्होंने वर्षों से भेदभाव का शिकार रहे अश्वेत लोगों के लिए आदर और समानता की अपील करते हुए कहा कि अब बहुत हो चुका है। उन्होंने साथ ही कहा कि अश्वेत मजबूत हैं और खूबसूरत हैं। उन्होंने कहा कि वे दूसरों का सम्मान करते हैं तो फिर लगातार इसका सामना क्यों कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।